जय हिंद प्यारे साथियों। मैं राहुल कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे YouTube परिवार कैप्टन K2 एकेडमी में। तो जैसा आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग जो पढ़ रहे थे वो चल रहा था संसाधन चैप्टर, और संसाधन चैप्टर में हम लोग पढ़ लिए थे क्या कहते हैं संसाधन नियोजन तक। संसाधन नियोजन तक हम लोगों ने सारी बातों को देख लिया था। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो संसाधन का ही है, और संसाधन में जो टॉपिक है वो टॉपिक है संसाधन का संरक्षण से। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हम लोग का संसाधन संरक्षण। हेडिंग आप लोग डाल दीजिएगा, क्या है? संसाधन संरक्षण। संसाधन संसाधन संरक्षण ये टॉपिक है, और ये टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, और पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने देखा था संसाधन क्या होते हैं, उसके प्रकार कितने हैं, और इसके बाद संसाधन नियोजन को हम लोगों ने देखा था। अब बात आती है कि चलिए ये सारी बातें तो हो गई। अब संसाधन का जो उपयोग करेंगे, ये नहीं अब प्रकृति दे दिया है सब चीज लेकर तो उसका अंधाधुंध उपयोग करना शुरू कर देंगे, ठीक है, विभिन्न प्रकार की प्रदूषण हम लोग उत्पन्न करना शुरू कर देंगे। जब ये सारी समस्याएं आ जाएगी तो फिर हमारा जो पृथ्वी है वो संकटमय हो जाएगा, संकट में घिर जाएगा, और मानवीय सभ्यता है उसका विनाश होना शुरू हो जाएगा। तो और हमारी जो आवश्यकता है, ठीक है, वो भी पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो इन सब कारणों को देखते हुए हमें संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम लिखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर समझना शुरू करेंगे। तो जब संसाधन संरक्षण की बात आती है तो हम लोग जानते हैं जो संरक्षण शब्द है, संरक्षण शब्द सम प्लस रक्षण से बना हुआ है। सम प्लस रक्षण से वैसे यहाँ पर ये 9 हो सकता है, लेकिन हम यही 9 इस्तेमाल अभी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब विच्छेद होता है तो उस 9 का परिवर्तन हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, उतना हमें अभी दिखना नहीं है हिंदी का, ठीक है। तो संरक्षण शब्द सम प्लस रक्षण से बना है, जिसका अर्थ रक्षा करना होता है, परंतु संसाधन संरक्षण के अर्थ में इसका मतलब संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग से है। किससे है? नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग से है। समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा हम लोग। देखिए, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, संसाधन संरक्षण का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है रक्षा करना। क्या होता है? रक्षा करना। परंतु अब ये नहीं कि रक्षा करने का मतलब है कि हम खर्च ही नहीं करेंगे, उपयोग ही ना करेंगे, क्योंकि संसाधन है तो उसका उपयोग तो हम लोग करेंगे। उपयोग कैसे करेंगे वो हमें संसाधन संरक्षण सिखाता है, ठीक है। परंतु संसाधन संरक्षण के अर्थ में अगर हम बात करें, संसाधन संरक्षण के अर्थ में अगर बात करें तो संसाधन संरक्षण का अर्थ होता है संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग। क्या होता है? संसाधन संरक्षण का अर्थ होता है कि संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग। क्या होता है? नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग होता है। आप कहिएगा सर ये क्या हो गया? तो हम लोग जैसे जानते हैं कि जो संसाधन होते हैं वो प्रकृति उपहार है। क्या है? प्रकृति उपहार है, और इसके अलावा कुछ मानवीय संसाधन भी है। तो लोग क्या कहता है कि अरे ये तो भगवान के द्वारा दिया गया, जल तो बहुत असीम है, चलो इसका उपयोग करना शुरू करते हैं। तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, नहाना रहता है 1 बाल्टी से नहाते हैं 4 बाल्टी से, कपड़ा धोना है 1 बाल्टी से धोते हैं 2 बाल्टी से। तो ये जो हम लोग संसाधन का जो नुकसान कर रहे हैं ना, ये आने वाले भविष्य में चिंता की समस्या बढ़े, आने वाले भविष्य में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। तो इन सभी समस्याओं को निदान पाने के लिए, इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए,
ठीक है। हम लोग संसाधन संरक्षण की अवधारणा पर बल देते हैं। और संसाधन संरक्षण क्या कहता है कि संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग। अगर हम संसाधन को अच्छी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से उपयोग करते हैं, ठीक है, और बुद्धि विवेक अपना इस्तेमाल करके संसाधन का उपयोग करते हैं, वही क्या है, संसाधन संरक्षण है। ये बातें समझ में आ गए। अब बात आता है कि सर संसाधन संरक्षण में हम कौन कौन से कदम उठा सकते हैं। तो इसी में हम छोटा सा हेडिंग डाल देंगे, संसाधन संरक्षण के आवश्यक कदम। संसाधन संरक्षण संरक्षण के लिए आवश्यक कदम, संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक कदम। अब देखिए, कदम कहने का मतलब कौन कौन सा ऐसा उपाय है जो हम संसाधन को संरक्षित करने के लिए कर सकते हैं, ऐसा कौन कौन सा उपाय है। तो पहला नंबर बात, ऐसा कौन कौन सा उपाय, अगर संसाधन को संरक्षित करना है तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें जो बल देना चाहिए वो बल क्या है। सबसे पहला बात हो जाएगा, जितना आवश्यकता है उतना ही संसाधन का उपयोग करना, यानी आवश्यकता अनुसार ही संसाधन का उपयोग करना। आवश्यकता अनुसार ही संसाधन का उपयोग करना, तो इस प्रकार संसाधन संरक्षित हो सकता है, उपयोग करना, ठीक है। इससे हम संसाधन को संरक्षित कर सकते हैं कि जितना आवश्यकता होगा उतना ही संसाधन का हम लोग उपयोग करेंगे। इसके अलावा ये हो सकता है कि संसाधन के निरंतर दोहन पर रोक लगा करके, ठीक है, कि मतलब लगातार संसाधन का दोहन हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उस पर हम रोक लगाएंगे तो संसाधन संरक्षित मेरा रह सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, तो संसाधन के अन्य विकल्प की खोज करके, संसाधन के अन्य विकल्प की खोज करके, इससे भी हम संसाधन को संरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, संसाधन के अन्य विकल्प की खोज करके, उसके बाद संसाधन के पुनः चक्रण विधि को अपना करके, पुनः चक्रण विधि अपना करके, पुनः चक्रण विधि अपना करके, ठीक है, पुनः चक्रण विधि अपना करके 1 2 3 4 5 एक और हम लोग लिख सकते हैं क्या। तो ये हो सकता है आपका पुनः चक्रण विधि अपना करके हो गया, संसाधन करने विकल्प की खोज करके संसाधन के निरंतर दोहन पर रोक लगा कर सके, और आवश्यकता के अनुसार ही संसाधन का उपयोग करके, ठीक है, उपयोग करके कर लीजिएगा, उपयोग करके, ठीक है। तो इतना हम विधि लगा करके, ठीक है। और ये भी आप कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप समझने की चेष्टा हम लोग करते हैं पहले, ठीक है। अब देखिए, जो हेडिंग हम लोग का है वो है संसाधन संरक्षण। इससे पहले संसाधन की परिभाषा तो आप लोग को पता ही होगा अच्छी तरीके से। संरक्षण की बात करते हैं तो संरक्षण शब्द 2 शब्द से मिलकर के बना हुआ, सम प्लस रक्षण, जिसका अर्थ होता है रक्षा करना। अब रक्षा करना के मतलब ये नहीं कि सर रक्षा करेंगे तो उसका उपयोग ही ना हम करें, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर अगर हम संसाधन संरक्षण की बात करें तो संसाधन संरक्षण हमको क्या कहता है कि भाई तुम उसका उपयोग करो, लेकिन उपयोग करने में शर्त क्या है, उसका नियोजित एवं विवेकपूर्ण तरीका से उपयोग करो। अगर आप व्यवस्थित तरीका से उपयोग नहीं कर रहे हैं, एक ही बार मान चलिए कपड़ा धोने के लिए 1 बाल्टी पानी की आवश्यकता है, लेकिन हम 10 बाल्टी उछल दिए तो क्या होगा, पानी का नुकसान हो रहा है। पानी इसके क्या कहते हैं, पानी का नुकसान होने के साथ साथ पानी प्रदूषित हो रहा है। और इसी में मान चलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जल स्तर कम हो जाए, वैसे जल स्तर तो अभी कम ही हो गया है, ठीक है, कम हो गया है। तो जब जल स्तर कम हो जाएगा तो पीने लायक जो हम पानी निकालते हैं नलकूप से,
ठीक है, चापाकल से, कुआं से, वो पानी फिर कहाँ से आएगी? तो अगर अभी हम बचाएंगे, अभी सेव करेंगे, तो आने वाला जो हमारा भविष्य है वो भी क्या होगा? सुरक्षित रहेगा। तो उसी के लिए हम लोग संसाधन संरक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा संसाधन के निरंतर दोहन पर रोक लगा देंगे, मतलब अंधाधुंध वृक्ष को काट रहे हैं, ठीक है, शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हो रही है, तो उसके बाद क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खूब अधिक मात्रा में उत्सर्जित हो रहा है, तो ये सब संसाधन को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा संसाधन के अन्य विकल्प की खोज करके, मान लीजिए, ठीक है, कि मान लेते हैं कि कोई ईंधन जैसे कोयला है, तो कोयला ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, तो उसी के जैसा हम कोई अन्य विकल्प की खोज करेंगे कि अगर कोयला खत्म हो गया, कोयला नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोयला भी संसाधन है, तो उसके जगह पर हम कौन चीज इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर बिजली उत्पन्न नहीं हो रहा है, बिजली जैसे अभी पानी से बन रहा है, मान लीजिए पन बिजली, ठीक है, या क्या कहते हैं पेट्रोलियम के विभिन्न प्रकार, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब लगा करके हम कुछ जनरेटर चला करके बिजली उत्पादित कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि अगर ये सब खत्म हो गया, तो कुछ ऐसा हमको अलग से टेक्नोलॉजी लगा करके रखना पड़ेगा, जैसे अब पवन चक्की, ठीक है, पवन खूब अधिक होगा, उससे हम बिजली उत्पादन कर लेंगे। सौर ऊर्जा को क्या करेंगे? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके सौर पैनल द्वारा हम रख सकते हैं। तो ये सब अन्य विकल्प हुआ, इस पे हमको ज्यादा जोर देना चाहिए। दूसरा नंबर और अगला है पुनः चक्रण विधि अपना करके, कि जैसे कुछ ऐसे होते हैं रिसाइकलिंग प्रोसेस। रिसाइकलिंग कहने का मतलब से पानी का यूज किए, ठीक है, तो पानी को हम क्या करेंगे? फिर से अगर कहीं शुद्ध करने की अगर कोई तकनीक हो, तो उसको शुद्ध करके फिर से इस्तेमाल हम करने का उपाय ढूंढेंगे। इसके अलावा है टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, कि बहुत सारा ऐसा आता फेंका हुआ वस्तु रहता, लोग कहता है फेंके फेंका ही तो चीज है, इसका क्या उपयोग है? लेकिन उसी में अगर हम अपना तकनीक लगा दे, ज्ञान लगा दे, कौशल लगा दे, विवेक लगा दे, बुद्धि लगा दे, तो वो अधिक उपयोगी बन जाती है। तो ये सारी समस्याओं का निदान हम लोग संसाधन संरक्षण करके ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना बातें आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। ये था संसाधन संरक्षण और संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक कदम, ठीक है। इसी में अगर हम बात करते हैं संसाधन संरक्षण की उपयोगिता या महत्व की बात करेंगे कि संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है, ठीक है, क्यों उपयोगी है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो इतना तक लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए इसको साफ कर देते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए व्यवस्थित तरीका से चल रहे हैं हम लोग, कोई धरफड़ी नहीं है। आप लोग अच्छा से पढ़िए, 5 क्लास 6 क्लास जितना क्लास लगे, लेकिन एक एक बात छोड़ा करके पढ़ लीजिए इसमें, ठीक है। चलिए इसको मिटाएं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये चल रहा था, 2 मिनट लगेगा मिटाने में, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो आप लोग का ज्यादा टाइम भी हम नहीं लेना चाहेंगे, 2 मिनट बहुत हो गया मिटाने के लिए। तो लिख लिए होंगे, ठीक है ना, और समझ गए होंगे। चलिए देखिए ये कागज फेंका हुआ था, लेकिन इसका इस्तेमाल हम कर लिए हैं, ठीक है। कहाँ? तो मिटाने के लिए कर लिए हैं, फेंका हुआ था भाई, इसका उपयोग हम कर लिए हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं संसाधन संरक्षण की उपयोगिता या महत्व। इसी में हेडिंग डाल देना है, ठीक है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता, ठीक है। यहाँ तो हेडिंग डाला ही था, संसाधन 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 संरक्षण की उपयोगिता तथा महत्व, उपयोगिता तथा महत्व। अब देखिए, तो संसाधन संरक्षण करने से क्या क्या हमें फायदा मिल सकता है उसकी बात करेंगे, ठीक है। संसाधन संरक्षण की क्या क्या उपयोगिता हो सकती है, क्या क्या फायदा मिल सकता है, क्या महत्व है, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो देख लीजिए, पहला नंबर बात, अगर संसाधन का अगर हम लोग संरक्षित करते हैं, अगर संसाधन को सीमित तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं कि मतलब संरक्षण का मतलब इस्तेमाल ही नहीं करना, सीमित तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बुद्धि विवेक लगा करके इस्तेमाल करते थे, हमें कई प्रकार के फायदे मिल सकते हैं। जिसमें से पहला फायदा क्या है? तो भाई देश की अर्थव्यवस्था संसाधन संरक्षण से, लिखेंगे संसाधन संरक्षण से, संसाधन संरक्षण से देश की अर्थव्यवस्था संसाधन संरक्षण से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है, ठीक है। अब जिस देश में जैसे बिहार में, अभी बिहार की अर्थव्यवस्था पूरा चरमराए हुए, क्यों? क्योंकि बिहार में संसाधन है ही नहीं। जो प्राकृतिक संसाधन है, कोई जैसे कोयला, जैसे झारखंड में अभी देखिए कोयला खूब अधिक मात्रा में मिल रहा है, अभ्रक मिल रहा है,
ठीक है। तो ये सब जो है बिहार में है नहीं, तो बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है। तो इसी टाइप से अगर जिस देश में संसाधन सुरक्षित करके रखा जाएगा, संरक्षित करके रखा जाएगा, कम तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, तो आने वाली जो पीढ़ी है उसकी भी आवश्यकता पूर्ति होगी और देश का जो विकास की क्रिया है वो भी जारी रहेगी। ठीक है, तो संसाधन संरक्षण से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। 2 नंबर बात क्या है, तो संसाधन संरक्षण से पर्यावरण, संसाधन संरक्षण से पर्यावरण, संसाधन संरक्षण से पर्यावरण सुरक्षित रहता है, पर्यावरण सुरक्षित हो सकता है, सुरक्षित हो सकता है। ठीक है, सुरक्षित हो सकता है। अब ये नहीं कि खाना, वही बोले कि बाल्टी इस्तेमाल करना हमें 1 बाल्टी, हम 10 बाल्टी कर रहे हैं, तो बताइए जल स्तर में कमी होगी। ठीक है, जब जल स्तर में कमी होगी तो कई प्रकार के जो पेड़ पौधा हैं वो तो सूख जाएंगे, पहला नंबर बात। ठीक है, क्योंकि उसको प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की आवश्यकता होती है, तो जल कहाँ से फिर लाएगी। इसके अलावा क्या कहते हैं, जितने भी प्राणी हैं, जंगली जानवर, वो भी मरना शुरू हो जाएंगे, तो कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। सुखाड़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है जल स्तर कमी होने के कारण। जब सुखाड़ उत्पन्न होगा तो मानव खाएगा क्या, जब मानव ही रहेगा तो फिर संसाधन रहकर क्या फायदा। ठीक है, तो पहले नंबर बात है भाई, हमको रहने के लिए हमें संसाधन को संरक्षण करना होगा। ठीक है, अगर संसाधन को हम संरक्षित नहीं करें तो हमारा अस्तित्व मिट सकता है। तो संसाधन संरक्षण से पर्यावरण सुरक्षित हो सकता है। 3 नंबर बात हम क्या लिख सकते हैं, तो संसाधन संरक्षण से आने वाली पीढ़ी को फायदा होगा, आने वाली पीढ़ी को फायदा होगा। ठीक है, या आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति होगी, आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति होगी, आवश्यकता की पूर्ति होगी, आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति होगी। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं क्या, तो ये संसाधन संरक्षण की उपयोगिता हो गया। संसाधन संरक्षण से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है, संसाधन संरक्षण से पर्यावरण सुरक्षित हो सकती है, संसाधन संरक्षण से आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। ठीक है, ये सारी की सारी बातें हो सकती है, ये सारी की सारी बातें किसमें आ जाएगा, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता पे। ठीक है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता, ये सारी बातें हो गई। और भी इसमें आप अपना मन से जोड़ सकते हैं। अगर आपका सोचने की शक्ति यहाँ तक डेवलप्ड हो गई है कि सर संसाधन संरक्षण की उपयोगिता या महत्व में क्या क्या बातें हो सकती है, उस महत्व को लिखना है, तो पहला महत्व ये हो सकता है कि अगर हम संसाधन को बचाते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत हो सकती है। 2 नंबर हो सकता है कि संसाधन संरक्षण को, अगर हम संसाधन को संरक्षित करते हैं तो पर्यावरण हमारा सुरक्षित हो सकता है। और 3 नंबर होगा, अगर हम संसाधन को सुरक्षित करते हैं तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है, उसकी भी आवश्यकता पूर्ति हो सकती है। ये था संसाधन संरक्षण की उपयोगिता या महत्व। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता अथवा महत्व को लिखे, तो आप ये 3 बातें लिख देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये था हम लोग का संसाधन संरक्षण की उपयोगिता अथवा महत्व। अब इससे अलावे अगर आगे बात करें तो संसाधन संरक्षण हेतु कई प्रकार के जो व्यक्ति हैं, ठीक है, वो अपना अपना विचार प्रस्तुत किए हैं। अब हेडिंग डाल देंगे संसाधन संरक्षण के लिए संसाधन संरक्षण के लिए नारे या कार्यक्रम। संसाधन संरक्षण हेतु, संसाधन संरक्षण हेतु, संसाधन संरक्षण हेतु 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 प्रमुख नारे, प्रमुख नारे, ठीक है, या कार्यक्रम, कार्यक्रम या आंदोलन। ठीक है, तो संसाधन संरक्षण के लिए बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बल दिया, जिसमें से महात्मा गांधी का एक प्रसिद्ध कथन है, संसाधन संरक्षण के प्रमुख नारे, कार्यक्रम या आंदोलन, जिसमें पहला क्या है कि हमारे पास पेट भरने के लिए, पेट भरने के लिए सब कुछ है, पेट भरने के लिए सब कुछ है, पेटी भरने के लिए नहीं, पेटी
भरने के लिए, पेटी भरने के लिए, पेटी भरने के लिए नहीं, पेटी भरने के लिए नहीं, ये कथन किसका है? तो गांधी जी का। किसका? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी बोले थे कि भाई हमारे पास इतना है संसाधन कि हम पेट भर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि उसको अब बचा बचा के, मतलब बचाना यहाँ पे पेटी भरने के लिए, इसका मतलब ये नहीं उसका हम शोषण करें, उसको एकदम हड़प करके, ठीक है, उसका खूब अंधाधुंध इस्तेमाल करना शुरू कर दे। गांधी जी इस पर बल नहीं दिए थे। बोले थे कि भाई इतना हमारे पास चीज मौजूद है जिससे हमारी जो आवश्यकता है वो आराम से पूर्ति हो सकती है। अगर आप एक क्या कहते हैं, एक संतोषी इंसान जैसे, ठीक है, कि अगर आप एक संतोषी इंसान जैसे संसाधन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास बहुत कुछ है। लेकिन अगर आप दोहन प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उसको लूट खसोट रहे हैं, ठीक है, तब हमारे पास समझिए कुछ नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा जो भविष्य है, ठीक है, वो संकट में पड़ आएगा, हमारा वर्तमान भी संकट में पड़ सकता है। तो महात्मा गांधी बल दिए थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध है, परंतु पेटी भरने, पेटी भरने का मतलब रखने के लिए संजो करके, मतलब इसका शोषण करने के लिए नहीं, खूब अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, बेच रहे हैं, आदाचित्मा इधर उधर फेंक रहे हैं। कहने का मतलब उसका अनुपयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं, उसका उपयोग कर रहे हैं तब संसाधन ठीक है, अन्यथा तो फिर दिक्कत वाली बात है। इसी में कई प्रकार के और कार्यक्रम है, आपको पता होगा चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, ठीक है। ये चिपको आंदोलन क्या थे? तो ये उत्तरांचल के टेहरी गढ़वाल जिला था, ठीक है, टेहरी गढ़वाल जिला। वहां क्या हुए, सुंदरलाल बहुगुणा और वहां की स्थानीय महिलाओं के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया, जिसमें जो ठेकेदार सब होते थे वो वन को काट रहे थे, तो महिलाएं पेड़ से चिपक जाती थी और उनका नारा था भाई अगर आप लोग पेड़ को काटिएगा तो पहले उससे, उस पेड़ को काटने से पहले हम लोग को काटना होगा। तो महिलाएं पेड़ से चिपक करके पेड़ की रक्षा करती थी, इस वजह से इसका नाम चिपको आंदोलन रखा गया वहां पे। तो चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? चिपको आंदोलन के नेता आपका सुंदरलाल बहुगुणा जी। यही हाल फिलहाल में ही 2-3-4-5 साल हुआ होगा इनका मृत्यु हुआ है, सुंदरलाल बहुगुणा जी, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा जी, ठीक है। तो चिपको आंदोलन के नेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा जी। इसी में आता है, अगर इधर दिख रहा हो तो इधर हम लिखते हैं, थोड़ा अगला पॉइंट यहाँ लिख लीजिएगा। इसी में है आपका नर्मदा बचाओ अभियान, नर्मदा, नर्मदा बचाओ, बचाओ अभियान, नर्मदा बचाओ अभियान, अभियान ये जो है ये शुरू, नर्मदा बचाओ अभियान मेधा पाटेकर, कौन? मेघा पाटेकर, मेघा पाटेकर द्वारा, पाटेकर द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। नर्मदा नदी पर बांध बना, ये पढ़ना है आगे, इसमें पढ़ना है, क्योंकि नर्मदा नदी पर बांध बना करके वहां बिजली उत्पादन करने वाला था। और इससे हुआ क्या, जो आसपास का गांव था वो संकट में पड़ जाता, और जो जलीय जीव था वो, क्योंकि अगर गांव के पास अगर बांध बना करके आप बिजली उत्पादन कर रहे हैं तो मान चलिए एकाएक अगर जल छोड़ा जाएगा टरबाइन पे तो भूकंप आ सकता है, ठीक है, गांव दहा सकता है, ठीक है। तो और कई प्रकार की वहां पर बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती है उस स्थिति में। तो ये विरोध किए थे कि नहीं, नर्मदा नदी पर बांध नहीं बनाया जाएगा। एनजीओ के ये गैर संस्थागत आंदोलन था। तो चलिए, नर्मदा बचाओ अभियान मेघा पाटेकर द्वारा शुरू किया गया, शुरू किया गया। ये ऑब्जेक्टिव में ये सारे के सारे प्रश्न आ सकते हैं। इसी में आता है वर्षा जल संचय, वर्षा जल संचय, वर्षा जल संचय अभियान, अभियान संदीप, वर्षा जल संचय अभियान, अभियान संदीप, संदीप पांडे द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? संदीप पांडे द्वारा चलाया गया था। वर्षा जल संचय अभियान संदीप पांडे द्वारा चलाया गया था। इन्होंने बोला था कि वर्षा के जल को संचय करके हम कृषि कार्य में लगा सकते हैं, जिससे जो अनावश्यक पानी हम लोग डालते हैं वो तो पानी कम से कम बचेगा। तो ये था आपका हमारे जो संसाधन संरक्षण की उपयोगिता वो देखे, और संसाधन संरक्षण हेतु जो प्रमुख नारे थे या कार्यक्रम या आंदोलन चलाए गए थे उस बातों को हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लीजिए, अगर किन्हीं को नहीं समझ में आ रहा तो जरूर कमेंट करिएगा। हम अपना हर ये चाह रहे हैं कि कहीं से कुछ छूटे नहीं, आप लोग अच्छे से पढ़ भी लें। तो चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ तक लिख लेंगे आप लोग, जल्दी लिखिए, 1 मिनट। चलिए लिख लिए होंगे यहाँ तक, ठीक है। हाँ चलिए आगे फिर हम लोग बात करेंगे, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहे हैं, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता पे, उपयोगिता को
और फिर आगे हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग तब तक लिख लेंगे अच्छा से। तो लिख लिए होंगे, फिर आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम का आप लोग का बचत हो, इस वजह से उसको हम क्या किए, वीडियो को थोड़ा रोक करके पहले साफ कर लिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखने वाले हैं अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हम लोग का डाकुओं की अर्थव्यवस्था। एक टॉपिक है डाकुओं की अर्थव्यवस्था। डाकुओं की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था, ठीक है। रॉबर्स इकोनॉमी। रॉबर्स इकोनॉमी। रॉबर्स इकोनॉमी, डाकुओं की अर्थव्यवस्था, इसको हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। रॉबर्स इकोनॉमी। अब देखिए, डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसको बोला गया है कि भाई अर्थव्यवस्था का वैसा प्रकार जिसमें मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन दोनों का विदोहन किया जाए, नुकसान किया जाए, हानि पहुंचाया जाए, वैसी अर्थव्यवस्था को हम लोग डाकुओं की अर्थव्यवस्था की संज्ञा। डाकू मतलब लुटेरा, मतलब संसाधन को लूटा जाए बिना मतलब के, बिना कारण के, कि भाई जैसे गांव घर में अगर आप लोग रहे होंगे तो होता है जैसे ईख कटता है ना, तो ईख कटने के बदले में लोग को जो ऊपर का जो घास दिया रहता है वो दिया जाता है, और निचल का जो उसका ईख का जो मेन डंडा रहता है, डंठल नहीं दिया जाता है। तो वो गांव में प्रचार कर देगा फलना का खेत कट रहा है, ठीक है, ईख का खेत, और आके आप लोग वहां देखिएगा एकदम लगेगा कि एकदम उड़ जाएगा। क्योंकि लोग की मानसिकता यही है कि भाई हमारे पास जितने भी चीज है ना वो भगवान दिए, तो भगवान दिए तो फिर भगवान पूर्ति करें देंगे, लूटो, इसका मतलब सीधा लूटना है हमको। तो वही बात है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो इसमें कहा जाता है अर्थव्यवस्था का वैसा प्रकार, अर्थव्यवस्था का वैसा प्रकार जिसमें प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन का, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन का, वह अर्थव्यवस्था का वैसा प्रकार जिसमें प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन का अत्यधिक मात्रा में विदोहन हो। विदोहन मतलब नाश, विदोहन हो, अत्यधिक मात्रा में विदोहन हो, अत्यधिक मात्रा में विदोहन हो, उसे डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे डाकुओं की अर्थव्यवस्था या लुटेरों की अर्थव्यवस्था, डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझिएगा क्या है कि अर्थव्यवस्था का वैसा प्रकार जिसमें प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन का अत्यधिक मात्रा में विदोहन होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास जल है, ठीक है, जल है या वन है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पता चलता है कि जल तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त चीज है। अब इसका नहाना है 1 बाल्टी से, ठीक है, नहा लिए 2 बाल्टी से जाकर, कपड़ा खींचना है 1 बाल्टी से, खींच दिए 4 बाल्टी से जाकर। तो यहाँ ये जो मानसिकता है ना, यही मानसिकता है जो विदोहन करने की मानसिकता है, नुकसान पहुंचाने की मानसिकता है, यही मानसिकता डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाती है। जिस प्रकार डाकू क्या करता है, धन को लूटने का काम करता है, घर को लूटने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार मानव क्या करते हैं, मानवीय संसाधन का भी लूटता है, और इसके अलावा जो प्राकृतिक प्रदत्त वस्तु है उसकी भी लूटपाट मचाता है, ठीक है। तो ये मानव कहीं पीछे नहीं। अब ये नहीं कि प्राकृतिक प्रदत्त सिर्फ मानव ही नुकसान पहुंचा रहा है, कुछ ऐसे जानवर हैं, जानवर भी कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अत्यधिक मानव का ही योगदान है, ठीक है। कि जैसे अगर हमको यही वन काटना, मान चलिए घर बनाना है, ठीक है, तो घर बनाने के लिए जितने भी वन है उसको काटना पड़ रहा है हमको, और वन जब काट देंगे तो फिर जो ऑक्सीजन होगा, ठीक है, वातावरण का जो संतुलन होगा वो बिगड़ जाएगा।
तो इसी प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को हम लोग डाकुओं की अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, रॉबर्स इकोनॉमी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब इसी में हम लोग बात करते हैं, ये तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था हो गई, इसी में हम बात करते हैं, एक पॉइंट आ जाता है आपके किताब में कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक सुमशेर नामक व्यक्ति ने लिखा है, जिसमें गांधी जी के विचारों को 1974 ईस्वी में प्रकाशित किया। ठीक है, तो ये जो किताब था स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इसमें सुमशेर नामक एक व्यक्ति थे जो गांधी जी संसाधन संरक्षण के बारे में क्या सोचते थे, उन्हीं बहुत सारी विचारों को 1974 ईस्वी में एक पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल नाम से ये प्रकाशित किए थे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग से, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है, तो सुमशेर, और स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में किन की बातों को कही गई है, तो गांधी जी की बातों को, और स्मॉल इज ब्यूटीफुल का प्रकाशन कब हुआ है, तो 1974 ईस्वी में। प्रकाशन कब हुआ, 1974 ईस्वी में। इसमें बात किनके बारे में कहा गया, तो गांधी जी के बारे में। इनके लेखक कौन है स्मॉल इज ब्यूटीफुल के, तो सुमशेर हैं लेखक। ठीक है, ये इतना बात हो गया, इतना बात समझ में आया। अब हम लोग देखने वाले हैं कि संसाधन संरक्षण हेतु जो विभिन्न कार्यक्रम हुए हैं उन कार्यक्रम पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहां तक नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, यहां तक समझने में किसी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब फिर आगे हम लोग बढ़ें। चलिए, तो इसको मिटा करके फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसी में हम आप देखने वाले हैं, आप लोग संसाधन संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिनट। तो अब हम लोग देखेंगे आगे संसाधन संरक्षण हेतु विभिन्न कार्यक्रम। संसाधन संरक्षण हेतु विभिन्न कार्यक्रम। संसाधन संरक्षण हेतु विभिन्न कार्यक्रम, इसमें आपका 2 नंबर में टिप्पणी भी पूछ लेगा। ठीक है, देख करके, और इससे ऑब्जेक्टिव भी, ये जो हेडिंग दिलवाए हैं इस हेडिंग से ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे क्लियर होंगे। तो जो पहला आप लोग का प्रश्न बन सकता है, ये प्रश्न बन सकता है कि संसाधन संरक्षण हेतु सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, ये प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, लिखेंगे सर्वप्रथम संसाधन संरक्षण हेतु स्कॉटहोम में सर्वप्रथम संसाधन संरक्षण हेतु स्कॉटहोम में, या स्टॉकहोम, स्टॉक लिखा है, सॉरी, स्टॉकहोम में सर्वप्रथम संसाधन संरक्षण हेतु स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ और 1973 से प्रत्येक
प्रत्येक वर्ष 5 जून को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, मनाने का निर्णय लिया गया। समझिएगा इसको, ठीक है। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, संसाधन संरक्षण हेतु तो विभिन्न कार्यक्रम में हम लोग देखने वाले हैं। पहला जो था कि सर्वप्रथम संसाधन संरक्षण हेतु स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन नाम से 1972 ईस्वी में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, और उस कार्यक्रम के बाद 1973 से प्रत्येक वर्ष यह निर्णय लिया गया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। अब बात ये आया कि सर आखिर ये हुआ क्यों? तो पता है कि जब संसाधन का अत्यधिक मात्रा में विदोहन होने लगा, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी, ठीक है, और पृथ्वी संकट से घिरने लगा, संसाधन की कमी होने लगी, तो पूरा विश्व का जितने भी देश थे लमसम में, ठीक है, वो सारे बैठे और सब निर्णय लिया कि भाई अगर इसी तरह से चलता रहा संसाधन का विदोहन, तो हमारी जो आने वाला भविष्य है, हमारी जो पीढ़ी है, वो समझिए जीवन यापन ठीक तरीके से कर नहीं पाएगा, और हम लोग खुद संकट में घिर करके मर सकते हैं। तो इसके लिए इसका निदान क्या किया जाए? तो निदान प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिन, और प्रत्येक वर्ष एक अलग अलग थीम रहता है। जैसे 2025 में जो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाएगा, उसका थीम है कि प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त भविष्य, ठीक है ना। उसका जो 5 जून को जो अब आने वाला है 2025 में जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, उसका थीम है कि प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त भविष्य। यानी जो प्लास्टिक चूंकि बहुत मात्रा में हम लोग बढ़ा रहे हैं, जैसे पॉलीथीन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, और प्लास्टिक ऐसा है कि वो निम्नीकृत होता नहीं, वो गलता नहीं है, जो भूमि में रहेगा तो वैसे का वैसे कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन वैसे ही रहेगा, इससे होता है। और उसके अलावा जब जलाया जाता है तो बहुत काला काला धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा उत्सर्जित होती है उससे। तो उस पे हम लोग को प्रतिबंध लगाने के लिए बल दिया गया। जो 2025 में जो मनाया जाएगा, अभी हाल फिलहाल 2025 में 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, तो उसमें यह थीम रखा गया कि प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त हमारा भविष्य होना चाहिए। हम लोग प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करके, पॉलीथीन का कम इस्तेमाल करके, उसके जगह थैला, ठीक है, और जो जैव निम्नीकृत उपयोगी चीज है उसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे वो सड़ गल जाए और पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे। तो सर्वप्रथम संसाधन संरक्षण हेतु स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ, और 1973 से प्रत्येक वर्ष यह निर्णय लिया गया कि भाई 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा, ठीक है। तो आप इसके उपलक्ष्य में एक एक पेड़ जरूर लगाइए अपने घर पे, ठीक है, क्योंकि एक पेड़ एक पुत्र के समान होता है। जितना एक पुत्र का वैल्यू उतना एक पेड़ का, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देती है, हमारा जीवन दायनी है पेड़। अगर पेड़ नहीं रहेगा तो फिर बहुत क्या कहते हैं नुकसानदायक आने वाला समय में हमें क्या कहते हैं विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एक पेड़ निश्चित तौर से लगाना चाहिए, ठीक है। और आप लोग से भी गुजारिश है, वैसे हम लोग अपने अपने जन्मदिन दिवस पे कम से कम एक पेड़ निश्चित तौर से लगाइए। अथवा जब ये नहीं कि दिखावटी के लिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाएगा तो उसी दिन लगाएंगे, नहीं, आपका जब मन हो, ठीक है, तब लगाइए पेड़, लेकिन पेड़ एक अपने जीवन काल में निश्चित तौर से लगाइए। चलिए, तो ये बातें हो गई कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया कब से? 1973 से, ठीक है। 1972 के बाद यानी 1973 से ये बात हम लोग को मनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन 2025 का थीम क्या है उसे पूछेगा नहीं आप लोग से प्रश्न, लेकिन जान लीजिए जो 2025 का विश्व पर्यावरण दिवस का थीम है प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त भविष्य। ये 2025 के पर्यावरण का थीम है। फिर आगे हम लोग देते हैं कि सर्वप्रथम संसाधन संरक्षण हेतु जो वकालत किया गया था, ठीक है ना, ये पर्यावरण संरक्षण हेतु कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है? पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण या संसाधन कोई दिक्कत नहीं, पर्यावरण संरक्षण हेतु। अब जो बात आता है फिर आगे कि सर्वप्रथम संसाधन संरक्षण हेतु वकालत मतलब कि भाई बोला गया, जो वकालत समझ रहे हैं ना, जैसे वकील जो केस लड़ता है, तो उस समय हुआ क्या कि देखा कि मतलब सब अपना मन से, सब देश अपना अपना मन से एकदम खूब अधिक मात्रा में प्रदूषण उत्पन्न कर रहा है, कोई किसी से लेना देना नहीं है। तो एक केस किया गया, जो पूरा विश्व का जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, ठीक है ना, UNDP, वहां एक किया गया कि भाई ऐसा अगर चलता रहा तो फिर कैसे होगा।
तो फिर अंतरराष्ट्रीय संस्था बनी और उसका निदान फिर बड़े पैमाने पर किया जाना शुरू हो गया। तो एक तो और पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि संसाधन संरक्षण हेतु संसाधन संरक्षण हेतु सर्वप्रथम वकालत क्लब ऑफ रोम इटली, क्लब ऑफ रोम में 1968 ईस्वी में किया गया। 1968 ईस्वी में किया गया था कि इसके बारे में चर्चा किया गया कि अगर संसाधन को इसी तरह से हम लोग विदोहन करते जाएंगे, उपयोग करते जाएंगे, तो फिर संसाधन बचेगा ही नहीं। तो इसको कैसे संरक्षित किया जाए, तो क्लब ऑफ रोम इटली में ये बात वहां पे विश्व स्तर पर लाया गया था। वहां से उसके बाद विभिन्न प्रकार के क्या कहते हैं संगठन बनाया गया और पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम चलाए गए। ये बात लिख लीजिएगा, ठीक है। ये बात लिखने के पश्चात फिर आगे बढ़ेंगे। इसी में एक तो बात आता है सतत विकास की अवधारणा। क्या आता है? सतत विकास की अवधारणा। और ये हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे, इतना ही तक रहने देते हैं। अगली कक्षा में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या, सतत विकास। क्या पढ़ेंगे? सतत विकास हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसको पढ़ के आइए, ठीक है, और डाउट फिर क्लियर करिए। चलिए, जय हिंद, मिलते हैं अगली कक्षा में।